नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं वनीता और मैं आपको बताऊंगी आज पूरे दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो बात करेंगे कोरोना वायरस पर। भारत समेत पूरी दुनिया का अपडेट क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में 28,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही अलग अलग राज्यों से किस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लॉकडाउन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में क्या अहम बिंदु सामने आए, हम लोगों के सामने क्या जानकारियां आई वो मैं आपको बताऊंगी। लॉकडाउन को लेकर जो तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में हैं उनका जवाब आज देने की कोशिश करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि कैसे देश में बड़ी तादाद में कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो भी अब कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, उसकी एक संख्या मैं आपको बताऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी क्या हालत है, उसके ऊपर भी एक ताजा जानकारी आप लोगों के लिए है। और साथ ही आरबीआई ने आज जो घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसकी जानकारी पे मैं आपको दूंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बात करेंगे लॉकडाउन का। आज से जो आखिरी हफ्ता है वो शुरू हो गया है और इस बीच लॉकडाउन को लेकर तमाम सवाल लोगों के मन में है कि लॉकडाउन क्या आगे बढ़ेगा, क्या खत्म किया जाएगा या लॉकडाउन को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, क्या सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे हटाने के लिए सोच रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार मुझसे भी पूछे जा रहे थे कि क्या 3 मई के बाद देश से या राजधानी दिल्ली से लॉकडाउन हट जाएगा। तो लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह के सवाल थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं सवालों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कोरोना से लड़ने की जो रणनीति है उस पर बातचीत की गई थी, उस पर चर्चा की गई थी। राज्यों ने बताया था कि वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी राज्यों ने सुझाव दिए, अपनी मांगें केंद्र सरकार के सामने रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर बातचीत की। इसमें कई राज्यों की ओर से ये कहा गया, ये सामने आया कि कई राज्यों ने कहा कि लॉकडाउन को फेज वाइज तरीके से हटाया जाए। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से ये कहा है कि वो लॉकडाउन को हटाने के लिए एक नीति या कहीं की एक रणनीति तैयार करें। प्रधानमंत्री ने कहा है हर राज्य अपने यहाँ किस तरह के हालात हैं, यानी अगर दिल्ली हो या अलग अलग जो भी राज्य हैं, राज्य ये तय करें कि उनके वहां किस तरह के हालात हैं और वैसे हालातों में क्या लॉकडाउन को खोला जाना चाहिए या नहीं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकारें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को ध्यान में रखकर एक योजना तैयार करें। जिन राज्यों में ज्यादा मामले हैं वहां लॉकडाउन जारी रखा जाए और जिन राज्यों में मामले कम हैं या जिन जिलों में खासकर, क्योंकि रेड जोन को भारत में जितने भी जिले हैं उन सबको 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन इलाकों का खास ध्यान रखा जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि जो रेड जोन वाले इलाके हैं यानी जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, ऐसे इलाके जहां पे कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, उन इलाकों में लॉकडाउन से छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ग्रीन जोन है या कहें कि जो ऑरेंज जोन है वहां पर छूट दी जा सकती है, लेकिन ये राज्य सरकारों पर निर्भर है कि उन जोन्स में किस तरह के हालात बने हुए हैं और उन जोन्स में छूट अगर देनी है तो उसकी जो नीति है वो राज्य सरकारें तय करें। दरअसल देश के सामने आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है और राज्यों के सामने भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। उनके पास वित्तीय संकट राज्यों के सामने है, आर्थिक सामने है। तो ज्यादातर राज्य लगातार केंद्र सरकार से वित्तीय पैकेज की मदद मांग चुके हैं। लगातार आज पुडुचेरी कहा कि राज्य केंद्र सरकार जो है वो हमें एक वित्तीय पैकेज मुहैया कराए। तो प्रधानमंत्री ने कहा, लगातार जो आर्थिक संकट की बात उठ रही थी, तो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत बेहतर स्थिति में है और हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो फिलहाल बेकाबू नहीं हुई है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने एक भरोसा जताने की कोशिश की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में आर्थिक मोर्चे पर हालात जो हैं वो बेकाबू नहीं हुए हैं। कुछ मुख्य कि आज की मीटिंग में क्या क्या बातें सामने आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज का पालन किया, साथ ही मास्क का उपयोग हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए, यानी लोग अगर लॉकडाउन में छूट दी की बात है लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही मास्क का उपयोग हमेशा करते रहें। ऑरेंज जोन और जो ग्रीन जोन है वहां पर
यानी कि ये राज्यों पर निर्भर है कि इन 2 जोन्स में वो आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो इलाके हैं जहां पे कोरोना के बहुत कम मामले आए हैं या बिल्कुल भी मामले नहीं हैं। लॉकडाउन के बाद निजी वाहनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति मिल सकती है, लेकिन ये सामने आ रहा है कि जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे और धार्मिक बैठकों या फिर जो सभाएं होती हैं उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि आज 9 राज्यों ने अपनी राय प्रधानमंत्री के सामने रखी थी और इन 9 राज्यों में से मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी और मिजोरम राज्यों ने ये कहा था कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए। और अभी अभी एक ताजा खबर आई है, थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात कही है कि झारखंड में 3 मई तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। उनका इशारा इस तरफ था कि जैसे कि सरकार ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी और शनिवार को ही हमने देखा कि किस तरह एमएचए की गाइडलाइंस आई थी कि दुकानों को खोलने की बात की गई थी, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि 3 मई तक झारखंड में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इससे पहले और भी कई राज्य ये साफ कर चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने पहले ही जो सभाएं हैं, धार्मिक आयोजन सभाओं पर और जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं उनको भी सील करने का आदेश दिया था 30 जून तक। राजधानी दिल्ली की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था। तेलंगाना ने 7 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। तो ऐसे ही पंजाब में कर्फ्यू लागू है 3 मई तक, वहां पर भी कोई छूट नहीं दी गई। तो बहुत सारे राज्य लगातार पहले ही अपने स्तर पर लॉकडाउन को उनमें कड़ी पाबंदियां जो है वो लगा चुके हैं, लेकिन अब ये साफ हो रहा है कि जो रेड जोन है वहां पर लॉकडाउन नहीं हटेगा। अगर लॉकडाउन में छूट दी जाती है तो फिर जो ग्रीन जोन है या जो ऑरेंज जोन है वहां पर छूट दी जा सकेगी। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन को लेकर जो तमाम सवाल आ रहे थे आज उनके बीच स्थिति जो है वो काफी हद तक समझ आने लगी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस का जो ताजा अपडेट है उसके बारे में। और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन लागू है, जैसा कि मैंने बताया कि लॉकडाउन के आखिरी हफ्ते में हम पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मामलों में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और भारत में कोरोना के मामले 28,000 को पार कर गए हैं। आज शाम 5:30 बजे का जो सबसे लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28,380 हो गई है और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और देश में अब तक 886 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,396 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि जो मरीज जो ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और देश में अब तक 6,361 लोग ठीक भी हो चुके हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर जिस राज्य पर बरपाया है वो है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में 8,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 8,068 पर पहुंच गई है और वहां पर अगर मौत के आंकड़ों को भी देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो मौतों के आंकड़े को देखें तो 342 लोगों की अब तक जान जा चुकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1,072 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा राज्य है वो है गुजरात और गुजरात बहुत तेजी से ऐसा राज्य है। बहुत दिनों पहले तक गुजरात शायद 10वें और 11वें नंबर पर था, लेकिन अब गुजरात में आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी शहर में मौतें हुई हैं तो वो है अहमदाबाद। तो गुजरात में हालात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं और गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया है मरीजों की संख्या के मामले में भी और मौत के आंकड़ों में भी। गुजरात में आज 3,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,301 पर पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 151 हो गई है। गुजरात के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले 3,000 के करीब पहुंच गए हैं और दिल्ली में आज सुबह तक 2,918 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2,096 मामले हो चुके हैं कोरोना के और
इंदौर से, अकेले इंदौर शहर से 1207 मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं और इंदौर में 60 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। राज्य में अब तक 210 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी मध्य प्रदेश में 210 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या है वो 100 के करीब पहुंच गई है, यानी कि 99 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में। राजस्थान के बारे में बात करते हैं और राजस्थान में आज सुबह 9 बजे तक 36 नए मामले दर्ज किए गए और इसके बाद राज्य में जो कुल संख्या है वो 2221 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 44 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का जो ताजा आंकड़ा है, शाम को 5 बजे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में 1955 मामले हो चुके हैं और राज्य में 31 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। शंकर सिंह लिख रहे हैं 3 मई। शंकर जी को क्या होगा आप मुझे बताएंगे? जी शंकर जी, जैसे भी मैं लगातार ही बताती आई हूं कि लॉकडाउन को लेकर या कोरोना वायरस पर जब भी कोई अपडेट आता है या जब भी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी तो मैं खुद शाम को 6 बजे आप लोगों के सामने वो आधिकारिक घोषणा में क्या क्या ऐलान हुआ उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। लॉकडाउन से और कोरोना वायरस से जुड़े जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो उत्तर प्रदेश में 1955 हो गई है संख्या। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 80 नए मामले दर्ज किए गए और आंध्र प्रदेश में कुल संख्या 1177 पर पहुंच गई है। कर्नाटक में 512 मामले हो चुके हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बिहार की अगर बात करें तो थोड़े दिनों पहले तक बिहार से बहुत कम मामले सामने आ रहे थे, बहुत ही कम, मतलब इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे थे, बिहार की कहीं चर्चा भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो बिहार में पिछले एक हफ्ते में मैं ये कहूंगी कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बिहार में आज 18 नए मामले दर्ज किए गए और राज्य में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 326 पर पहुंच गई है। झारखंड में आज 8 नए मामले सामने आए और झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 91 हो गई है। पश्चिम बंगाल में आज 47 नए मामले सामने आए और पश्चिम बंगाल में 504 सक्रिय मामले अब तक हो गए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार पर इस बीच लगातार ये आशंका जताई जा रही है या कहें कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो सरकार है पश्चिम बंगाल में वो आंकड़ों को छुपा रही है, हेरफेर कर रही है। तो इन सब के बीच, इन खबरों के बीच पश्चिम बंगाल में 504 मामले हो चुके हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की उसमें ये कहा गया है कि देश के 85 जिले ऐसे हैं जहां से पिछले 14 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। देश के 16 जिलों में पिछले 28 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया और साथ ही एक अच्छी खबर यह है कि भारत में जो रिकवरी रेट है वो 22.17% पर पहुंच गई है। विक्रम लिख रहे हैं दिल्ली में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है। विक्रम, मुझे नहीं लगता है दिल्ली में लॉकडाउन खुलने की कोई उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली सरकार का जिस तरीके से रवैया रहा है या जिस तरीके से वो कोरोना को हैंडल कर रही है, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो दिल्ली सरकार ने जब लॉकडाउन में छूट की बात आई तो दिल्ली सरकार ने साफ किया कि लॉकडाउन में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अरविंद केजरीवाल सरकार ये साफ कर चुकी है कि 3 मई तक लॉकडाउन में छूट नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली में 3 मई के बाद भी, क्योंकि दिल्ली जो है वो रेड जोन में आता है, तो 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में शायद जो छोटी मोटी छूट रहेगी वो शायद मिल सकती है, लेकिन लॉकडाउन हटने की कोई संभावना दिल्ली में नजर नहीं आती है। अब जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और जैसा कि मैंने कहा था कि कोरोना वॉरियर्स के बारे में मैं बात करूंगी, क्योंकि देश में लगातार बहुत ही चिंताजनक आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स जो है वो खुद कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी, होम गार्ड, ये सब लोग शामिल हैं जिन्हें फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी कहा जाता है। तो ये लोग अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और आज राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर या कहें कि चिंताजनक खबर सामने आई कि पटपड़गंज का जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां से 33 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। वहां की 145 नर्सेस को क्वारंटीन कर दिया गया है और इससे पहले
दिल्ली में ही जो बाबू जगजीवन राम अस्पताल है उसमें 50, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 29, दिल्ली का जो कैंसर अस्पताल है उसमें 25, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 15 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली के अपोलो, सर गंगाराम अस्पताल और इसके साथ ही मूलचंद, आरएमएल, सफदरजंग, एम्स, यानी कि जितने बड़े अस्पताल हो या बड़े भी ना कहें तो जो अस्पताल हैं राजधानी दिल्ली के, कितने सारे अस्पतालों से जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेस हैं, यानी कि जो बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। दिल्ली में अब तक 21 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां से 90 कोरोना वॉरियर्स, जिसमें आप डॉक्टर शामिल हैं, नर्स, पुलिसकर्मी, होमगार्ड, आशा कार्यकर्ता, ये सब शामिल हैं। तो 90 ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 110 मेडिकल स्टाफ जो है वो अब तक कोरोना की चपेट में आ चुका है और वहां पर 41 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में अब तक 11 डॉक्टर, नर्स कोरोना पीड़ित पाए गए हैं और इंदौर में 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के चलते पहले डॉक्टर की मौत इंदौर में ही हुई थी। तो इंदौर में भी हालत किस तरह की हो रही है, और इंदौर में 8 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुका है और महाराष्ट्र में मैंने आपको शनिवार को ही बताया था कि 96 पुलिसकर्मी जो महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है कि आम लोग एक तरफ कोरोना की चपेट में है, तो वहीं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई को प्रमुखता से लड़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स, वो कितनी बड़ी तादाद में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और इसके चलते दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े अस्पतालों को सील भी करना पड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर, हालांकि कल की खबर है लेकिन ये बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है। कल एक बैठक हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों के साथ, और उस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि सभी राज्यों में कोरोना के चलते किस तरह के हालात हैं, स्वास्थ्य सेवाएं क्या कहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कहा गया उस बैठक में कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा है, हाल बेहाल है। ये कहा गया है कि देश के 183 जिलों में 100 आइसोलेशन बेड नहीं है। देश के 143 जिलों में आईसीयू बेड तक उपलब्ध नहीं है और 123 जिलों में वेंटिलेटर बेड नहीं है। यानी कि अगर कोरोना के चलते अगर देश में हालात गंभीर होते हैं तो फिर समझ सकते हैं आप कि कितनी बड़ी चुनौती जो है वो इन राज्य सरकारों के सामने होगी, क्योंकि ना तो 143 जिलों में आइसोलेशन बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, तो कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। और ये साफ साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, या कहें कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बहुत बेहाल स्थिति में है। वहीं एक और चीज सामने आ रही है कि चीन से जो भारत ने रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई थी वो काफी ऊंचे दाम भारत सरकार से वसूले गए हैं। ये खबर सामने है, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश एक संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी करने वाले लोग मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन पर कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाए। और इस बीच आप सबको पता है कि आईसीएमआर ने आज ये साफ कर दिया है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है उनका उपयोग ना किया जाए, उनके इस्तेमाल पर भारत में अब रोक लगा दी गई है। और डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने खुद कहा था कि अभी तक हमने चीन को पैसे नहीं दिए हैं भुगतान किट का, तो कि जो चीन से किट मंगवाई गई हैं और खासकर 2 कंपनीज का उसमें जिक्र है, उन कंपनियों से आने वाली किट का इस्तेमाल ना किया जाए भारत में। तो ये एक बड़ी चीज है। इसके साथ ही बात करेंगे दुनिया भर में क्या चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना के चलते मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की खबर से आज मैंने बुलेटिन की शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत के सामने ही नहीं, भारत समेत इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है और सबके सामने जो आर्थिक संकट है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और अब ऐसे में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा रहे हैं, तो कुछ
ऐसे देश भी हैं जो आर्थिक संकट के चलते अब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दे रहे हैं या उन्हें खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। तो इस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगी। दुनिया भर में करीब 30 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में अब तक संक्रमितों की जो संख्या है वो 29,71,000 तक पहुंच गई है और कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में अब तक 2,06,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है और अमेरिका में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 9,60,000 पर पहुंच गई है और अमेरिका में 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, ये आर्थिक संकट की चुनौती बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में मैंने पिछले दिनों ही खबर में बताया था कि 2.2 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी भत्ते का आवेदन किया है। अमेरिका में जो बेरोजगारी दर है वो 16% पर पहुंच गई है। 16% पर वहां बेरोजगारी दर पहुंच गई है और इसके चलते अमेरिका में आर्थिक संकट गहरा गया है। अमेरिकी राज्य कोलोराडो, मिसिसिपी, मिनेसोटा और टेनेसी ने अब ये कहा है कि वो यहाँ मतलब उन राज्यों में लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं उनको खत्म किया जा रहा है। इटली की अगर हम बात करें, इटली में 2 लाख लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद सबसे भयावह स्थिति इटली में है। इटली में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है जिसे 3 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था और अब ये खबर सामने आ रही है कि 4 मई से इटली में, क्योंकि अब वहां हालात थोड़े से सुधरते हुए दिख रहे हैं, अब वहां पर एक स्थिरता देखी जा रही है मामलों में। तो ये कहा जा रहा है कि इटली में अब 4 मई के बाद लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएंगी, पाबंदियों में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। फ्रांस में अगर हम बात करें तो 22,856 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने कहा है कि वो मंगलवार को यानी कल वहां की संसद में लॉकडाउन से निकलने के लिए एक राष्ट्रीय एग्जिट योजना पेश करेंगे, जिस पर पहले बहस होगी और फिर वोटिंग करके फैसला लिया जाएगा कि फ्रांस में लॉकडाउन से एग्जिट कैसे किया जाए, क्या वहां पर लॉकडाउन को हटाया जाए या नहीं। तो लॉकडाउन का संकट आप देख रहे हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में किस तरह बना हुआ है। जर्मनी में पिछले 24 घंटों में 110 लोगों की मौत हो गई और जर्मनी में मरने वालों की संख्या 5,500 को पार कर गई है। जर्मनी में अब तक 1,55,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ईरान से आज एक बड़ी खबर आई। ईरान अब अपने उन शहरों में जहां पर कोरोना के मामलों में कमी आई है, उन शहरों में मस्जिदों को खोलने पर विचार कर रहा है जिन हिस्सों में कोरोना वायरस का असर अब कम होता दिख रहा है। और राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ये बात कही है। ईरान में मरने वालों की संख्या भी 5,500 को पार कर गई है और संक्रमितों की जो संख्या है वो 90,000 को पार कर गई है। ईरान में 90,481 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 12,500 संक्रमण के मामले देखे गए हैं पाकिस्तान में और 260 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो पाकिस्तान ने अपने देश के नागरिकों को कुछ छूट दी थी कि वो मस्जिदें खुली रहेंगी और वो सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक जो नमाज है वो अदा कर सकेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये चेताया गया है, ये चेतावनी दी गई है कि जो कि ये छूट दी गई है तो रमजान के महीने में कोरोना का संक्रमण जो है वो वहां बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि हमने छूट दे दी है लेकिन आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करें। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन का कहना है कि देश ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है और जिसके बाद न्यूजीलैंड में आज मध्य रात्रि से लॉकडाउन में छूट शुरू हो जाएगी। न्यूजीलैंड भी लॉकडाउन में छूट दे रहा है। न्यूजीलैंड में 1500 से कम मामले हैं, मरने वाले की संख्या 19 है और 80% मामले ठीक हो चुके हैं। वहीं ब्रिटेन में यह साफ हो गया है कि लॉकडाउन अभी नहीं हटेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो आज ही वापस स्वस्थ होकर काम पर लौटे हैं, उन्होंने ये साफ किया है कि देश में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो शीर्ष पर बना हुआ है और ऐसे में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। सिंगापुर से एक भयावह तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। सिंगापुर में 13,000 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन ये भयावह क्यों है, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सिंगापुर की जो कुल आबादी है वो सिर्फ 50 लाख की है और एशिया में
अगर बात करें तो चीन भारत के बाद सिंगापुर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है संक्रमितों की संख्या के मामले में। और अगर आबादी की बात करें तो भारत और चीन के मुकाबले सिंगापुर की आबादी कुछ भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी वहां पर 13,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये एक भयावह तस्वीर जो है वो सिंगापुर से सामने आ रही है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह बहुत सारे देशों के सामने लॉकडाउन का संकट बना हुआ है और कई देशों ने अब लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया है। तो कुछ देश जैसे कि ब्रिटेन ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी। और सबसे आखिर में आज हम बात करेंगे आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया है। हमने देखा कि 19 फरवरी के बाद से ही शेयर बाजार में किस तरह से गिरावट देखी जा रही थी, लगातार एक खतरा मंडरा रहा था। और सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में ही नहीं, वैश्विक जो बाजार थे उनकी हालत किस तरह से गंभीर होती जा रही थी, लगातार हम गिरावट देख रहे थे। आज आरबीआई ने निवेशकों का भरोसा कायम करने के लिए म्यूचुअल फंडों की खातिर 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, जिसे SLF कहा जाता है, उसकी घोषणा की है। यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक कुछ म्यूचुअल फंड्स बंद हो जाने की वजह से तरलता संबंधी दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बैंक ने कहा कि ऐसे में निवेशकों का भरोसा कायम करना बहुत जरूरी था। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, उसने भारत में मौजूद अपने 6 फंड्स या 6 म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने का ऐलान किया था। और इन 6 योजनाओं में निवेशकों की 25,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो फंसी हुई है। कंपनी ने कहा था कि बॉन्ड बाजार में नकदी की कमी से वो जूझ रहे हैं और इसके चलते वो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बहुत बड़ी संकट का समय आ गया था, चुनौतियां उनके सामने ज्यादा थी, जिसके बाद आरबीआई ने घोषणा की है। और इस सुविधा के तहत आरबीआई कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा और बैंक विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों की जो तरलता आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 50,000 करोड़ रुपए का। आज से ये योजना लागू होगी और 11 मई 2020 तक ये योजना लागू रहेगी। आरबीआई ने एक बार फिर दोहराया कि वो कोविड-19 से होने वाले चुनौतियां जो उत्पन्न हो रही हैं देश में, उन पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। आर्थिक जोखिम को कम करना उनकी प्राथमिकता है और लगातार वो सभी क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आरबीआई के इस फैसले का स्वागत किया है। और आरबीआई के इस फैसले के बाद हमने देखा कि शेयर बाजार में भी तेजी दिखाई दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स जो है उसमें 415.86 अंक यानी 1.3% की बढ़त के साथ वो 31,743.08 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 127.90 अंक यानी 1.4% की तेजी के साथ 9,282.30 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं जो बाजार यानी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि कोरोना वायरस से जो बुरी तरीके से प्रभावित देश थे वहां पर अब मृत्यु दर में कमी आ रही है, जिसके चलते जो वैश्विक बाजारों की हालत है वो थोड़ी सुधरी है और उसका जो एक सकारात्मक असर है वो घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ा जो बड़ा अपडेट था वो मैंने आपको बताया कि किस तरह आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें ये सामने निकल कर आया है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। रेड जोन को कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो ग्रीन जोन है यानी कि वो इलाके जो कोरोना की हॉटस्पॉट नहीं है या जो कोरोना फ्री हो चुके हैं वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है। मैंने आपको बताया कि झारखंड से बड़ी खबर आई है कि झारखंड में 3 मई तक लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खुद इसका ऐलान किया। दूसरी तरफ मैंने बताया कि भारत में कोरोना के मामले 28,000 को पार कर गए हैं। साथ ही मैंने आपको ये बताया कि कितनी बड़ी तादाद में जो कोरोना वॉरियर्स हैं यानी कि मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, होमगार्ड, आशा वर्कर्स, कितनी बड़ी तादाद में ये लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और जो चौंकाने वाला आंकड़ा मैंने आपको बताया था कि देश के 3 राज्य असम, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं का जो हाल है वो बहुत ही बुरा हाल है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश के 143 जिलों में आइसोलेशन बेड नहीं है,
माफ कीजिएगा आईसीयू बेड नहीं है, 183 जिलों में आइसोलेशन बेड नहीं है और 123 जिलों में वेंटिलेटर बेड नहीं है। यानी कि अगर कोरोना के चलते देश में हालात बिगड़ते हैं तो फिर राज्यों में या इन जिलों में, जितनी मैंने बड़ी तादाद में इन जिलों का नाम बताया, इन जिलों में हालात किस तरह बिगड़ सकते हैं। दुनिया भर में मैंने आपको बताया कि किस तरह करीब करीब 30 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में बेरोजगारी दर 16% पर पहुंच गई है और अमेरिका में आर्थिक संकट जो है वो इतना गहरा गया है कि उसके बाद कई अमेरिकी राज्यों ने लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया है। फ्रांस में आज मध्य रात्रि से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। इटली में 3 मई तक लॉकडाउन है और 4 मई से वहां भी कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन ब्रिटेन ने यह साफ कर दिया है कि वहां अभी लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। सिंगापुर का मैंने आपको बताया कि 50 लाख की आबादी वाला एक राज्य है, वहां पर 13,000 मामले सामने आए हैं और एशिया में तीसरे नंबर पर सिंगापुर पहुंच गया है। चीन, भारत के बाद सिंगापुर जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 13,000 लोग वहां पर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और साथ ही सबसे आखिर में मैंने बताया कि आरबीआई ने आज जो म्यूचुअल फंड्स को राहत देने के लिए, तरलता लाने के लिए बाजार में 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा का ऐलान किया है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें और रोज शाम को 6 बजे इंडिया एट 6 में लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी जो 5 बड़ी खबरें होंगी वो मैं आपके सामने लाती रहूंगी। और बहुत सारे दर्शक जो हैं वो मुझसे लॉकडाउन को लेकर सवाल पूछते हैं, तो मैं फिर से बता दूं कि लॉकडाउन को लेकर जब भी कोई आधिकारिक घोषणा होगी तो मैं खुद आपको उसकी जानकारी दूंगी। सरकार की तरफ से जब भी कोई कदम उठाया जाएगा, जो भी खबरें लगातार आती रहेंगी उनका अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। और साथ ही जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप अपना वीडियो हमें शूट करके भेजें। एशियावेल हिंदी की जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको 1 मिनट का वीडियो शूट करके भेजना है। रोज मैं आपसे बात करती हूं कि एक वीडियो आपको भेजना है जिसमें आपको बताना है कि आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, आपकी क्या दिनचर्या है, लॉकडाउन में आप क्या कुछ क्रिएटिव सीख रहे हैं, क्या कुकिंग सीख रहे हैं, गूगल डूडल बनाना सीख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आप अपना वक्त बिता रहे हैं, ये आप हमें बताएं। इसके लिए आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है एशियावेल हिंदी के व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9003074655। ये एशियावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है 9003074655। और प्लीज इस लाइव को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करते रहें। नमस्कार।